बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबी अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने टाइटल देख ही लिया है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एंग्जाइटी और इसका मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड भी दे दूं कि इस टॉपिक पे मैं बात जो है वो क्यों करना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली मैंने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में। और प्योरली मुझे एक शौक़ भी था ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करने का। जब से मैं दीन की तरफ आया 2007 की बात है, तो तब से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हो गया साइकोलॉजी में। फिर कुछ बुक्स पढ़ी साइकोलॉजी रिलेटेड तो मज़ीद इंटरेस्ट बढ़ा और फाइनली मैंने सोचा कि इसमें प्रॉपर डिटेल में मुझे जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी इसमें डिग्री भी की है, बट बाय नो मींस मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जस्ट एक अदना सा स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी का। और ऑन दी अदर हैंड ये डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि एक मुसलमान को स्पेशली जो एक्टिव है माशरे में, दावा कर रहा है, उसको साइकोलॉजी स्टडी करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बिकॉज़ ऑब्वियसली साइकोलॉजी में जो इस वक्त पर्सपेक्टिव हावी है वो वेस्टर्न साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव हावी है, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं एंड देयर इज़ अ थिन लाइन। हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हम दीन पढ़े बग़ैर अगर साइकोलॉजी बहुत पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही मटीरियलिज़म की तरफ चले जाएं और सोल का भी इनकार करें। तो इसलिए अब तो इस्लामिक साइकोलॉजी पे बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो उनको भी एक्सप्लोर करें इंशाल्लाह, ताकि साइकोलॉजी को फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी समझा जाए। बहरहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मैंने इस पे पढ़ा, एबनॉर्मल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट पढ़ा और बहुत से सवालात इस पे आते हैं एंग्जाइटी के ऊपर, और एंग्जाइटी बहुत बढ़ चुकी है। इनफैक्ट आप देखिए कि मगरबी माशरे में अगर आप देखें तो अब बहुत ज़्यादा जो है इन ईस्टर्न आइडियोलॉजीज़ की बात हो रही है। कौन सी ईस्टर्न आइडियोलॉजीज़ के, मिसाल के तौर पे बुद्धिज़्म की बहुत ज़्यादा जो है वो अब बात हो रही है। कन्फ्यूशियनिज़म की बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही है। इसमें फिर जो है वो टाओइज़म की बहुत ज़्यादा बात हो रही है आजकल, और गोरे इस पे रिसर्च कर रहे हैं ऑब्वियसली, और स्टडी किया जा रहा है इन सारी ईस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को। इवन हिंदुइज़्म को स्टडी किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जो हाइपर सक्सेसफुल मैन हैं सच एज़ दी एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें जेफ बेसोस है, अपना मार्क जुकरबर्ग है, और फिर उसके बाद बिल गेट्स वगैरह, तो आपने देखा होगा कि इवन वो लोग भी अब बुद्धिज़्म को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस वक्त पूरी जो दुनिया है उसकी जो डायरेक्शन है, स्पेशली जो पॉजिटिव साइकोलॉजी की फील्ड है, जब से वो ग्रो की, तो पूरी दुनिया की जो डायरेक्शन है अब वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता सबको ये समझ आ रहा है कि डिस्पाइट इतनी तरक्की के बावजूद और इतनी एडवांसमेंट के बावजूद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिसिन वगैरह में, इसके बावजूद भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। तो वी हैव टू लुक फॉर सम अदर थिंग्स एज वेल। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम मेडिसिन्स को नेगेट कर रहे हैं, या साइकियाट्री की जो एक फ़ील्ड होती है जिसमें प्रिस्क्राइब की जाती हैं कुछ मेडिसिन्स, उसको हम टोटली नेगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि एंग्जाइटी का जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसको नेगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने थोड़ा और पर्सपेक्टिव भी एक्सप्लोर करना है, और उसमें बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव रिलीजन का पर्सपेक्टिव है। तो उस हवाले से इंशाल्लाह आज मैं ज़्यादा बात करूँगा। सो टू बिगिन विद, देखिए इब्न हज़म रहिमहुल्लाह एक बहुत ही फेमस स्कॉलर हैं, अंदलूसिया, जो कि स्पेन का नाम है। स्पेन पे जब हुकूमत की मुसलमानों ने, तो अंदलूसिया कहते थे स्पेन को। तो उनका एक कोट आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि आई सर्च्ड फॉर अ कॉमन गोल अमंगस्ट ह्यूमन काइंड टू विच ऑल वुड एग्री टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। वो कहते हैं कि मैंने बहुत जुस्तजू की एक ऐसे कॉमन गोल को ढूंढने की, जिस कॉमन गोल को लेकर तमाम इंसानियत स्ट्राइव करती है या स्ट्राइव करेगी, यानी कोशिश करेगी टू अचीव एक्सीलेंस, यानी एक्सीलेंस की हद तक कोशिश करेगी। वो एक कॉमन गोल क्या है? तो उन्होंने आंसर दिया कि आई हैव नॉट फाउंड एनीथिंग अदर देन द वैंक्विशिंग ऑफ एंग्जाइटी, यानी हम। एंग्जाइटी को अरेबिक में कहते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि वो जो कॉमन गोल है जिस पर तमाम इंसानियत जुस्तजू करती है और करेगी और करती रहेगी विद एक्सीलेंस, वो है एंग्जाइटी का ख़ात्मा। यानी कि नेचुरली हर बंदा चाहता है कि वो खुश रहे और सक्सेसफुल हो, और जो बेचैनी, तज़ब्ज़ब, खौफ की एक कैफियत है, ज़ाहिर है,
और इसमें फिर पैनिक अटैक भी आ जाता है। ये सारी जो चीज़ें एंग्जाइटी से एसोसिएटेड हैं, उसको ख़त्म करने की जस्तजू ये सबसे बड़ी हर इंसान की मोटिवेशन है। तो इसलिए जी इंशाल्लाह इस पे आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कोशिश करेंगे बात करने की। तो सबसे पहले देखिए हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एंग्जाइटी का असल में जो है वो मीनिंग क्या है। वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, तो उसकी डेफिनेशन मेरे सामने। तो उन्होंने डिफ़ाइन किया कि एंग्जाइटी इज़ अ फीलिंग ऑफ फियर, ड्रेड एंड अनईजीनेस दैट में अकर एज अ रिएक्शन टू स्ट्रेस। और इसके अलावा मज़ीद, एंग्जाइटी इज़ एन इमोशन characterized by feelings of tension, worried thoughts and physical changes like increased blood pressure। इसके अलावा मज़ीद भी देख लेते हैं। Anxiety is a feeling of unease such as worry or fear that can be mild or severe. Everyone has feelings of anxiety at some point in their life. For example, you may feel worried and anxious about sitting in an exam or having a medical test or a job interview। तो अब हम ज़रा इसको गौर से देखते हैं। सबसे पहले फीलिंग ऑफ फियर, साबित हुआ कि एंग्जाइटी में बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो फियर का एलिमेंट है। खौफ किसी एक कैफियत। लेकिन सिर्फ खौफ एंग्जाइटी नहीं होगी, ठीक है। खौफ एक नेचुरल इमोशन है। जैसे बच्चे को कोई जानवर देख के खौफ आ जाता है, ठीक है। लोगों के तरह तरह के खौफ होते हैं, लेकिन वो खौफ जब सर पे सवार हो जाए और वो खौफ एक मुस्तकिल आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए किसी चीज़ को लेके, तो जाहिर है कि वो फिर एंग्जाइटी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इसमें कीवर्ड है खौफ। उसके बाद है ड्रेड। ड्रेड कहते हैं कि डूम की एक फीलिंग, यानी कि मैं तबाह हो रहा हूँ और इंसान को टोटली ऐसी फीलिंग आए कि ना बस सब कुछ ख़त्म हो रहा है। और फिर इसमें अनईजीनेस है। अनईजीनेस को हम कहेंगे बेचैनी किसी एक कैफियत है कि दिल घबराने लग जाए, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि जैसे ही शाम ढलती है तो हमारा दिल घबराने लग जाता है और हमें ना अजीब से थॉट्स आने लग जाते हैं। कुछ लोग को रात सोते हुए दिल बहुत घबराता है और हार्ट बीट तेज़ हो जाती है अचानक से, ठीक है ना। करवट लेते हैं तो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये जो अनईजीनेस की फीलिंग है, कुछ लोगों को सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, राइट। तो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी कि लोगों में जाके, एक महफिल में जाके, ठीक है ना। कुछ लोग को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत एंग्जाइटी होती है, ठीक है। एग्ज़ाम देते हुए एंग्जाइटी होती है। तो ये जो फीलिंग ऑफ अनईजीनेस है, और इसकी वजह स्ट्रेस होती है। एंग्जाइटी की रूट कॉज स्ट्रेस है। और फिर एक और डेफिनेशन है कि एंग्जाइटी इज़ एन इमोशन कैरेक्टराइज बाय फीलिंग्स ऑफ टेंशन। एंग्जाइटी जो है ये एक इमोशन का नाम है जिसमें टेंशन की फीलिंग है, वरिड थॉट्स हैं, बहुत ही परेशान कुन थॉट्स और बहुत ही परेशान कुन ख्यालात आपको आते हैं और आप परेशानी की हालत में होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब क्या होगा। आपको ब्रेन फॉग हो जाता है, एकदम से जहन काम करना बंद हो जाता है, हवाइयाँ नहीं उड़ जाती, जैसे उर्दू में कहते हैं कि हवाइयाँ उड़ गई, और आपको डर सा लग रहा होता है कि इधर से कोई ना आ जाए, ठीक है ना, आके मुझे कुछ कह ना दे। या ये कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो एकदम आपको डर लग रहा है गाड़ी मेरी कहीं ना लग जाए, गाड़ी कोई मार ना दे आके, ठीक है ना। तो ये फीलिंग्स ऑफ ड्रेड भी हैं, फीलिंग्स ऑफ टेंशन है, वरिड थॉट्स हैं। और इसके साथ जुड़ा हुआ है फिजिकल चेंजेस लाइक इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली ओल्ड एज में, चूँकि मैंने आपको कहा कि आज के दौर में एंग्जाइटी बहुत बढ़ चुकी है। उसकी बहुत बड़ी वजह इस सोशल मीडिया एडिक्शन है, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये जो रैपिड सोशल चेंज आई है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अचानक से चेंज हुए हैं। हर बंदे को 3-3 जॉब्स करनी पड़ रही हैं, ज़ाहिर है अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। और ज़ाहिर है कि महंगाई की वजह से फिर ओवर थिंकिंग कर करके फ्यूचर के बारे में। तो ये जो डायनामिक्स सोसाइटी के चेंज हुए हैं ना, तो उनको लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हमारे माशरे में जन्म ले चुकी है। और फिर हमारी कुछ खुराक भी इसकी ज़िम्मेदार है। अभी मैं इंशाल्लाह इसकी डिटेल में आपसे बात और भी मज़ीद करूँगा। तो इसमें फ़िज़िकल चेंजेस भी हैं, यानी फ़िज़िकल चेंजेस ये हैं कि हाई ब्लड प्रेशर और अचानक से ब्लड प्रेशर शूट कर जाना, यानी उसकी कोई एज सच फिज़िकल रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे को, यानी मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, लेकिन बस उसे बैठे बैठे कभी रात को या वैसे ही कभी ब्लड प्रेशर अचानक से शूट कर गया
और फिर जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता लगा कि बस ये एंग्ज़ाइटी की वजह से हुआ है। तो बहरहाल उसकी मेडिसिन भी होती है और मेडिसिन लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें फ़िज़िकल चेंजेस भी होती हैं एंग्ज़ाइटी में। फिर इस डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि एंग्ज़ाइटी इज़ अ फीलिंग ऑफ अनईज़, बेचैनी की एक कैफ़ियत, सच एज़ वरी और फ़ियर, परेशान है बंदा और बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा है, और ये माइल्ड और सीवियर हो सकती है, राइट? और हर किसी को कोई ना कोई एंग्ज़ाइटी किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ में होती है। कुछ लोगों को, लेट्स से लड़कियों की बात करें तो रिश्ते वाले आ रहे हैं रिश्ता देखने तो एंग्ज़ाइटी होगी, ठीक है ना? या किसी से मिलते हुए एंग्ज़ाइटी होगी। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत ज़्यादा एज ए सेलिब्रिटी देखते हैं तो वो अचानक मिल जाए तो एंग्ज़ाइटी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना? इसी तरह कोई एग्ज़ाम देते हुए एंग्ज़ाइटी हो सकती है। तो ये हर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में एंग्शियस होता है, राइट? और हर इंसान को पता है अपना कि उसको किस चीज़ से एंग्ज़ाइटी हो जाती है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आप सबके सामने जो है ना जी वो रखना चाहूँगा कि फ़ियर और एंग्ज़ाइटी को थोड़ा-सा हमने जो है ना वो डिफ़रेंशिएट करना है। देखें, इन शॉर्ट अगर आप जानना चाहते हैं कि खौफ़ में और एंग्ज़ाइटी में मेन फ़र्क क्या है, तो साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जो खौफ है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी जो बैरूनी फैक्टर्स हैं, यानी मिसाल के तौर पे मैं सांप को देखूंगा मुझे खौफ आएगा, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। मैं जो है ना वो किसी कोई एक्सीडेंट खुदा न खास्ता होते देखूंगा मैं खौफ ज़दा हो जाऊंगा, ठीक है? या मैं को बहुत ही ऐसी मूवी, हॉरर मूवी बच्चे देख लेते हैं ना, खौफ ज़दा हो जाते हैं, वो खौफ है। तो वो उसको अभी हम एंग्जाइटी नहीं कहेंगे, क्योंकि एंग्जाइटी जो है ये ज़्यादातर इंटरनल रीजंस की वजह से होती है, अंदरूनी जो कैफियत है और अंदरूनी वजूहात हैं। उस अंदरूनी वजूहात में बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं, जैसे कि हार्ट बीट का तेज़ होना, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको आप मज़ीद पढ़ सकते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ख़ुद ही हमें फ़ाइट और फ्लाइट सिस्टम दिया हुआ है। फ़ाइट और फ्लाइट, ये स्ट्रेस का पूरा फ़ाइट करने का और स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का एक पूरा मैकेनिज़्म है हमारे अंदर। तो होता ये है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपस में मिलकर काम करते हैं। एक सिस्टम जो है वो आपको प्रिपेयर करता है फ़ियर के लिए, ठीक है? यानी हार्ट बीट तेज़ हो जाना, जैसे आप किसी गली में जा रहे हैं, अंधेरा है, वॉक कर रहे हैं, अचानक से सामने से आपको कोई खौफनाक सी चीज़ नज़र आई, ठीक है? अब एकदम आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, खौफ की सी कैफ़ियत आएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, राइट? तो ये है जो है ना आपके अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक आई गेस या सिम्पैथेटिक, अभी मुझे ज़ाहिर है ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन इनमें से कोई एक सिस्टम आपको इस पे वर्क कर रहा है। और उसके मद्दे मुकाबिल जो दूसरा सिस्टम है वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करके आपके मसल्स को रिलैक्स कराएगा और आपकी हार्ट बीट को नीचे लेकर आएगा। तो ये तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से देखिए एक नेचुरल सिस्टम हमारा है। तो ये जो अंदरून में हमारे अंदर जो इंटरनल केमिकल्स रिलीज़ होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंग्जाइटी के लिए, ठीक है? अगर उन केमिकल्स का कुछ इम्बैलेंस हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोर्टिसोल केमिकल है जो कि डेंजर का केमिकल है, इमरजेंसी सिचुएशन का केमिकल है, जिन लोगों में कोर्टिसोल बहुत मिकदार में रिलीज़ होता है उनको एंग्जाइटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्चेज़ हैं इस पे, बहुत ज़्यादा अमेरिका की रिसर्चेज़ हैं कि ऐसे बच्चे जिनको बचपन में बहुत ज़्यादा डांट डपट की गई है और स्पेशली जिन पे शाउट किया गया, चीखो पुकार की गई है माँ बाप की तरफ से, उनको एंग्जाइटी बड़े होकर ज़्यादा होती है। क्यों?